अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान रुक्मिणी प्रकाशन में सेट नंबर 2 सेल। इसमें कोशिका और सेल डिवीजन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट करेंगे। इसके पहले सेट 1 से लेकर 41 MCQ तक हो चुका है इस पर, और इसके साथ ही हम हर एक ऑप्शन का पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का पहला सवाल है, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा कैरोटीनॉइड। पके हुए टमाटर का रंग जो लाल होता है कैरोटीनॉइड के कारण होता है। लाइकोपीन, जिसे कैरोटीनॉइड कहते हैं, पके हुए टमाटर का रंग लाल होता है। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। हार्मोन हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा शरीर के वृद्धि विकास में सहायक होता है। विटामिन की खोज 1912 में फंक के द्वारा किया गया। विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर के लिए लाभदायक होती है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वर्ष 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों से में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति जो होती है किन सेलों में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा डी, पौधों में। आइए इसका डिस्कशन हम लोग पढ़ें। सेलुलोज भित्ति जो होती है पौधे के सेलों में पाई जाती है। याद रखिएगा, सेलुलोज भित्ति जो होती है पौधों की सेलों में पाई जाती है। डम्बलेकार द्वारा कोशिका किसमें होती है? डम्बलेकार द्वारा कोशिका किसमें होती है? इसका सही आंसर होगा सी, गेहूं में। कोशिका किसके कारण अस्फीत हो जाती है? इसका सही आंसर होगा अंतःपरासरण। कोशिका जो है अंतःपरासरण के कारण अस्फीत हो जाती है। अंतःपरासरण कोशिका अंतःपरासरण की क्रिया द्वारा फूलने लगती है, जिसे अस्फीति कहते हैं। अतिवर्धन का अर्थ है, इसका सही आंसर है कोशिका की संख्या में असमान वृद्धि को अतिवर्धन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा आंसर बी। कोशिका की संख्या में असमान वृद्धि से कैंसर नामक बीमारी होती है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है, इसका सही आंसर होगा सी, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ्य है वह माइकोप्लाज्मा है। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर होगा डी, हैदराबाद में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, सेल, कोशिका। कोशिका का अध्ययन विज्ञान को कैटोलॉजी कहा जाता है।
कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका दो प्रकार की होती है, पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकेरियोटिक। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडन और स्वान ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे अर्थात ओस्ट्रिच एग की कोशिका है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिका में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा आरबीसी। लाल रक्त कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में किया था। बेडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति का केंद्र भी कहते हैं। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जितने डिटेल्स को है बार बार पढ़ने से क्या होगा, वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका का हलचल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सक्रिय परिवहन। बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है वो कोयल की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, बहुत ही प्यारी। अर्धसूत्री विभाजन जनन सेल में होता है। इसे एक सेल को विभाजन से 4 सेल का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। समसूत्री विभाजन की कायिक सेल में होती है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टीयर क्रोमेटिड के बीच होता है। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ओवम होता है। सबसे बड़ी कोशिका मानव में ओवम होता है। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये पादप कोशिका में तो पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है, पौधे का रंग जो होता है वो क्या होता है, हरा होता है। जीव दर्भ को जीवन का आधार माना जाता है। जीव दर्भ का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। जीव दर्भ का 76% भाग ऑक्सीजन तत्व का बना होता है। जीव दर्भ में लगभग 90% जल होता है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका सही आंसर होगा बी, काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक वर्ण रहित सकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलाफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में पौधे को गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। यूकेरियोटिक का कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक या कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? इसका सही आंसर होगा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। एकाइनोमेडेटा संघ के जीव तारा मछली, ब्रिटल स्टार एवं फीदर स्टार है। सितारों प्लाज्मा बनने के कारण उच्च तापमान होता है। एंटीडोट का नाम फीदर स्टार है। ओफियोरा जो है ब्रिटल स्टार कहते हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। ये सभी जो है जीव तारा मछली, ब्रिटल स्टार एवं फीदर स्टार है। डैश एक बहुकोशिकीय जीव है। इसका सही आंसर होगा एग्रिकस। एग्रिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव में
प्रत्येक जीव में एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे कोशिका कहा जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये सरल रचना वाली कोशिका होती है, जिसे जीवाणु कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका, ये कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है। किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिका को ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, नाभिक में। नाभिक कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे नाभिक केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्र के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव में महीन जाल क्रोमैटिन की जीविका जालिका कहते हैं। ये डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम को जो है कोशिका अंग का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। लाल रुधिर कण अर्थात आरबीसी द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन की शक्ति केंद्र कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गोल्जी काय को यातायात प्रबंधन भी कहा जाता है। डीएनए एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा जीन। डीएनए एक खंड है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे एक जीन कहा जाता है। क्रोमैटिन जालिका डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी मोटी छड़ जैसी रचना में परावर्तित हो जाती है। इसे ही गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका का निर्माण एवं संगठन की भी आवश्यकता सूचनाएं होती है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। याद रखिएगा, डीएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ है, वहीं जीन की बात की जाए तो जीन एक आनुवंशिक इकाई है। केंद्रक के अंदर केंद्र द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एक ही सवाल जितनी बार आए उतनी बार पढ़िए, उससे आपको क्या होगा, रिवीजन होते चले जाएगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक के इलाज करने के लिए बेकिंग सोडे के घोल का उपयोग किया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने का सोडा का अनुसूत्र होता है NaHCO3। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में, बेकरी के उद्योग और प्रतिकारक के रूप में आदि में किया जाता है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। धोबन सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 10H2O है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू का रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी का प्रवेश को रोकता है। इसका सही आंसर होगा सुबेरिन। सुबेरिन एक कोर्क सेल मौजूद एक रसायन है जिसमें गैसों और पानी को प्रवेश को रोकता है। कोर्क कैबियन द्वारा बाहर और कोर्क का निर्माण होता है। परिपक्व होने पर यह मृत हो जाती है। इसमें वायु भर जाती है। बोतलों में लगाए जाने वाले कोर्क इसका उत्तम उदाहरण है। ये कर्कुस सुबर नामक पौधे से प्राप्त होता है। कवक कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने
वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, जीन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए भाग को जीन कहा जाता है। कणों की गतिज ऊर्जा में डैश अधिकतम होती है। इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा। कणों के गतिज ऊर्जा में प्लाज्मा सर्वाधिक होती है। यह उच्च तापमान पर पाई जाने वाली अवस्था है। किसी गैस की गतिज ऊर्जा तापमान के समानुपाती होता है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ आयन के रूप में रहते हैं। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। इसका सही आंसर होगा पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा एक पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिका होती है। पेरेनकाइमा उत्तक के सेलों में जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार होती है। इस उत्तक कोशिका को सघन कोशार्ध एवं एक केंद्रक पाया जाता है। पेरेनकाइमा उत्तक के नए पत्ते, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। कोलेनाकाइमा उत्तक विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे पूर्णवृत्त, पुष्पवृत्त और पुष्पावली वृत्त पर पाया जाता है। ये उत्तक जड़ों में नहीं पाया जाता। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक को सेल को मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका सही आंसर होगा सेलुलोज और प्रोटीन से। सेलुलोज और प्रोटीन से पादप कोशिका बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति प्रोटीन के कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकेरियोटिक कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यूकेरियोटिक सेल का प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो डैश से बना होता है। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी उत्तक है। यह मैट्रिक्स की बनी होती है। इसमें मैट्रिक्स की कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। इस तरह से हमारा सेल डिवीजन जो हुआ चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन अर्थात चैप्टर 2। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के एमसीक्यू हैं। बहुत ही कम एमसीक्यू इसमें दिए हुए हैं सेल डिवीजन से, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी समाप्त कर लेते हैं। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? इसका सही आंसर होगा एनाफेज। सूत्री विभाजन के बीच जो होता है एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र जो होता है विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। प्रोफेज। अब बात करें सूत्री में गुणसूत्र विपरीत में ध्रुवों पर एनाफेज। अब प्रोफेज की बात करें, कोशिका विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था में। प्रोफेज में क्या होती है? कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है। क्रोमेटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाता है। वहीं अगर मेटाफोज की बात की जाए तो तुर्क धागे का निर्माण एवं पूर्ण होता है। इस विभाजन में लगभग 1 घंटा लगता है। और टेलीफेज की बात की जाए या प्रीफेज का उल्टा है। केंद्रक और केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है। क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। अब बात करें सिंडल फाइबर नष्ट हो जाते हैं एवं एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? इसका सही आंसर होगा प्रोफेज। सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज जो होती है प्रोफेज होती है। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था एनाफेज है और जबकि सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। अब है मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? इसका सही आंसर है एनाफेज प्रथम। मियोसिस एनाफेज प्रथम के गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है।
मियोसिस में विभाजन के फलस्वरूप मेल में स्पर्म तथा फीमेल में ओवम का निर्माण होता है। मोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। उपाचयन उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था में कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है? इसका सही आंसर होगा प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में उपापचय की दृष्टि से कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा मियोसिस एक प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस प्रथम की बात की जाए तो ये अर्धसूत्री विभाजन है, लेकिन मियोसिस दो जो है समसूत्री विभाजन है। शरीर में लगी चोट मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्र विभाजन प्रयोग किया जाता है। समसूत्री विभाजन वोल्थेयर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में जंतु सेल में देखा था। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन के 5 चरण होते हैं। पहला जो है अंतरावस्था, दूसरा है पूर्वावस्था और तीसरा है मध्यावस्था, चौथा है पश्चावस्था और पांचवा है अंत अवस्था। एक जनन कोशिका से 2 दंत संतति सेल का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से शरीर एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों को विशिष्ट रोगों को स्थितियों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रियोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो होता है शरीर की वह अवस्था है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों की स्थितियों के से संबंधित है। एंड्रोलॉजी शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की विशिष्ट शाखा पुरुष रोगों से स्थिति है। विज्ञान की शाखा और संबंधित अगर बात करें एंटोमोलॉजी की, शरीर के आंतरिक संरचना से, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र का अध्ययन से, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र से, इकोलॉजी पर्यावरण के अध्ययन से और एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से, ग्रेडेंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन से और सीरोलॉजी जो होता है सीरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है एपिडर्मिस हो जाता है मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। त्वचा शरीर की सुरक्षा को संवेदनशील स्पर्श करने हेतु बनाना है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां सीबम का स्रवण करती है। त्वचा के श्वेत ग्रंथियों से पसीना का स्रावन करती है। सूत्री विभाजन के चरण के नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इसका सही आंसर होगा मेटाफोज। मेटाफोज जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र के मध्य रेखा पर स्थित होता है। कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाऊ ने देखा। कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन अविकसित सेलों से होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है तथा अर्धसूत्री विभाजन जनन सेलों में होता है। समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया है। पहला है अंतरावस्था, दूसरा है पूर्वावस्था, तीसरा है मध्यावस्था, चौथा है पश्चावस्था और पांचवा है अंत्य अवस्था। निम्नलिखित में से अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। कोशिका विभाजन से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन ऑक्सीन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन के विकास में मदद करता है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने वर्ष 1955 में किया था। इसका नामकरण लिथोम ने किया। यह जीर्णोत कहलाता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। ऑक्सीन का निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से, जड़ों के शीर्ष तथा कली में होती है।
इस प्रकार से हमारा सेल डिवीजन भी समाप्त हो गया। बायोलॉजी के रुक्मिणी प्रकाशन में हम लोग सेल डिवीजन को भी समाप्त कर चुके हैं। तो यदि यह आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।